आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, मिश्रणों का पृथक्करण और शुद्धिकरण। इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का जो संग्रह था उसका वीडियो में पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं, क्योंकि प्रश्नों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक उसकी डिटेल हम समझ ना लें। तो मैंने उस वीडियो में वादा भी किया था कि मैं एक पूरा वीडियो आपको लेकर आऊंगा जिसमें सभी विधियों का मतलब एक निचोड़ आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप देखते ही प्रश्न को हल कर सकें। प्रश्नों को आप वहां पढ़ लेना और विधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी अब इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो जैसा नाम है, मिश्रणों का पृथक्करण और शुद्धिकरण। तो सबसे पहले बात आती है कि मिश्रणों को पृथक करने की आवश्यकता कहां पड़ती है। तो देखिए, प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो प्राय अशुद्ध होते हैं, चाहे खाने की चीजें हो, चाहे पीने का पानी हो, हवा हो, जितने भी पदार्थ हैं सामान्यतः अशुद्ध पाए जाते हैं। तो अब आप कहेंगे सर क्या इस प्रकृति में कुछ भी शुद्ध नहीं है? बिल्कुल शुद्ध है। तत्व और यौगिकों को विज्ञान की भाषा में शुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्धता की परिभाषा क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अवयव हों, घटक हों, वे शुद्ध होते हैं। अब तत्व में तो एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए वो शुद्ध हैं। अब दो या दो से अधिक तत्व जब किसी निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, तो उसे क्या कहा जाता है? यौगिक। तो यौगिक भी शुद्ध हुआ। कि मिश्रण होता क्या है? तो देखिए, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हों। अब शुद्ध पदार्थ के रूप में तत्व हो सकते हैं, तत्व या यौगिक हो सकते हैं, या तत्व यौगिकों के अलावा यौगिक भी हो सकते हैं कि किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। ठीक है भाई। तो अगर देखो, दो चीज इसमें ध्यान रखने कि संयोग करने वाले पदार्थ का अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए और रासायनिक संयोग नहीं होना चाहिए, केवल भौतिक संयोग होना चाहिए, तथा जिसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। हम दो उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक लेते हैं पानी का। पानी में आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में संयोग करके और पानी बनाते हैं भाई, है ना, H2O। तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है जबकि पानी द्रव है, तो इनके रासायनिक गुण भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, जैसे शिकंजी बनाते हैं या चाय बनाते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए हम पानी का भी प्रयोग करेंगे, चाय पत्ती का प्रयोग करेंगे, इलायची और दूध का भी हम प्रयोग करते हैं। अब कोई नया पदार्थ बनता नहीं है इसमें। और अगर हम चाय की बात करें तो इसमें इसके स्वाद में चीनी का भी आ रहा है, दूध का भी स्वाद आ रहा है, इलायची का स्वाद भी आ रहा है, अर्थात जो घटक है इसको बनाने वाले उनके गुण विद्यमान रहते हैं, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना भाई कि मिश्रण में एक तो अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए और रासायनिक संयोग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मिश्रण होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण नाम है होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में सांद्रता समान रहे, मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, चीनी का विलयन बनाया जाए पानी के साथ, तो आप देखेंगे कि उस विलयन के किसी भी भाग को आप उठाएं उसमें मिठास समान रहेगी, अर्थात उसका जो सांद्रता है वो समान रहेगी। ठीक है। तो अब देखिए, जिस परिभाषा आप पढ़ सकते हैं यहाँ कि जिस मिश्रण के भाग के सभी गुण समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण समांग मिश्रण का संगठन और संरचना एक जैसी होती है। इसमें उपस्थित विभिन्न अवयव की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब मिक्सचर बन रहा है, मिश्रण बन रहा है, तो बनाने वाले पदार्थों की सीमा रेखा आपको पता नहीं लगे। जब हमने पानी में शक्कर को मिला दिया तो उसके बाद क्या आप पता लगा पाओगे कि शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ है? उनकी बाउंड्री लाइन आप विवेद नहीं कर पाओगे। अर्थात मिश्रण बनने के पश्चात हम उनको पहचान ही ना सकें, आंखों से देख ही ना सकें कि चीनी और पानी कहाँ है। वो एक जैसा दिखाई दे तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है भाई। इसमें उदाहरण दिया गया है, चीनी वाला भी दिया गया है और एल्कोहल और जल का
ये भी दिया गया है। एल्कोहल भी जल में पूरी तरह से मिल जाता है, इसलिए वो किसका उदाहरण है भाई, समांगी मिश्रण का। इसी तरह जो हवा है वो भी समांगी मिश्रण है, क्योंकि हवा में आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ना जाने कितनी गैसें हैं, जल वाष्प है, धूल के कण हैं, ठीक है, वो मिले हुए हैं। लेकिन हम पता नहीं लगा सकते कि भाई हाइड्रोजन कहाँ है और ऑक्सीजन कहाँ है, उनकी सीमा रेखा को हम विवेचित नहीं कर सकते, इसलिए वायु क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, समुद्री जल वो भी समांगी मिश्रण है। तो अब बात करते हैं हम दूसरा, विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए, इस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और उसकी रचना एक जैसी नहीं होती, और इसके विभिन्न अवयवों के बीच की जो पृथक्करण सीमा है वो स्पष्ट दिखाई देती है भाई। ठीक है, अब आप जैसे उदाहरण के रूप में हमने यहाँ लिया है चीनी और नमक। अगर चीनी और नमक को मिला दिया जाए तो आप स्पष्ट बता देंगे कि भाई चीनी के क्रिस्टल कौन से और नमक के क्रिस्टल कौन से, उनकी सीमा रेखा को आप बता देंगे। इसी तरह आप जैसे दाल और में कंकड़ पत्थर मिले हों तो आप उनको भी बता देंगे, वो भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी तरह रेत और लोहे का मिश्रण हो, उसमें भी आप आराम से बता देंगे। इसी तरह पेट्रोल और जल को मिला दिया जाए, पेट्रोल और जल दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय और अलग अलग परत बना देते हैं घनत्व के हिसाब से, तो जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे इसी वीडियो में। तो ये भी किसका उदाहरण है भाई, विषमांगी मिश्रण का। तो जहां बनाने वाले पदार्थ अलग अलग आपको दिखाई दे जाए आंखों से तो वो विषमांगी है। दूध, अब आप कहेंगे दूध कैसा है सर, दूध भी एक विषमांगी। अब आप कहेंगे कैसे भाई, दूध में जो उसके वसा के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं, स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं, आपको बाउंड्री लाइन बता। और जैसे दही से जब विलोडित करते हैं ना तो उसमें घी या वसा वो ऊपर आ जाती है, तो दोनों की बाउंड्री लाइन बन जाती है। और वैसे भी दूध में अनेकों प्रकार के पदार्थ हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए सीधी सी बात है, जितने भी बिलियन है, आप ऐसा याद रखिए, जितने भी बिलियन बन जाते हैं वो सब होमोजीनियस समांगी हैं। ठीक है, जिनका बिलियन बन जाए, और जहां बिलियन ना बने, अवक्षेप बने, कोलाइड बने, वो सब विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। जो मिश्र धातु है ना, जैसे पीतल है, कांसा है, आपका स्टेनलेस स्टील है, ये सब किसके उदाहरण है, समांगी मिश्रण के। तो अब फिर बात उठती है कि साहब इन मिश्रणों से अवयवों को पृथक करने का ये जो टॉपिक है, ये क्यों भाई। देखिए, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन मिले हुए पदार्थों में से कुछ पदार्थ हमारे लिए लाभदायक हो और कुछ हानिकारक हो। अगर उन हानिकारक पदार्थों को अलग करना हो तो हमें विधियां तो आनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक मिक्सचर में दो या दो से अधिक लाभदायक पदार्थ मिले हो और उनको अलग अलग करना आवश्यक हो। जैसे सोना है, सोने को जब हम खनन करके निकालते हैं तो उसमें लोहा भी मिला हुआ होता है, पीतल भी मिला हुआ होता है, अनेक अशुद्धियां होती हैं, तो उनको पृथक करना होगा ना। तो ये आवश्यक नहीं है कि अशुद्धियों को ही हम दूर करें या हानिकारक पदार्थों को ही हम दूर करें, कभी कभी लाभदायक पदार्थों को भी हमें अलग करना होता है। तो अब हम बात करते हैं मिश्रणों को पृथक करने की विधियों की। तो देखिए, चलो मिश्रणों को हम अलग अलग करें, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। मैंने इसको लिख रखा था पर ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो स्लाइड मैंने आगे चलाई नहीं थी। तो देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण मैंने इसको अच्छी तरह से आपको समझाने के उद्देश्य से अलग अलग उसमें बना दिया है। देखिए, समांगी मिश्रण में, इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित किया जाता है, जबकि विषमांगी में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित नहीं किया जाता। ये आई गया था भाई। इसको भौतिक रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता क्योंकि जो समांगी मिश्रण है वो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण की बाउंड्री लाइन हम पता लगा सकते हैं और पता लग जाता है कि कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है, तो उसको भौतिक रूपों से हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए, समांगी मिश्रण के घटकों को आसानी से नहीं देखा जा सकता, लेकिन विषमांगी के घटकों को आसानी से
देखा जा सकता है। इसके अलावा घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। किस में नहीं किया जा सकता कि सामान्य जो भौतिक विधियां होती है ना, तो समांगी मिश्रण को अलग अलग करना उनके घटकों में थोड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन जो विषमांगी मिक्सचर हैं उनके घटकों को आसानी से या सरल यांत्रिक विधियों से हम अलग अलग कर सकते हैं। उदाहरण लिखे हुए हैं भाई समांगी मिश्रण के, चीनी का विलयन, सिरका, जितनी भी मिश्र धातु हैं, वायु है, ये सब किसके भाई? समांगी मिश्रण के। विषमांगी मिश्रण में चीनी और नमक का मिश्रण है, दूध है, स्याही है। अब आप कहेंगे स्याही विषमांगी, हाँ स्याही कोलाइडी विलयन होता है भाई। ये जो स्याही है, जो जैसे आप नीली स्याही आपको दिखाई दे रही है, काली स्याही दिख रही है, वो काला एक रंग नहीं है, ये विभिन्न रंगों से मिलकर बना है, ये कोलाइडी विलयन है स्याही, ध्यान रखना भाई। पेंट जो घरों में पेंट करते हैं, ये भी क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए अब हम चलते हैं पृथक्करण एवं शुद्धिकरण मिश्रण का। ठीक है भाई, मिश्रण का पृथक्करण और शुद्धिकरण, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों की सुविधा के लिए मैंने कहीं इंग्लिश लिख दिया है, कहीं हिंदी लिख दिया है, आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, जो जहां इंग्लिश लिखा हुआ है मैं प्रयास करूंगा उसकी हिंदी करने की। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय वेरियस मेथड। अब देखिए प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सबके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो देखिए वही कह रहा है कि उनको हम उन्हीं भौतिक और रासायनिक गुणों के, उनके रंग के आधार पर, उनके कणों के आधार पर, उनकी सुगंध के आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई? प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उन सबके अलग अलग गुण होते हैं, भौतिक हो चाहे रासायनिक गुण हो। उनके रंग भी अलग हो सकता है, उनका गंध अलग हो सकता है, उनके कणों की क्रिस्टलीय संरचना अलग हो सकती है। तो उन्हीं आधार पर हम उनको अलग करते हैं। पहले पॉइंट में यही बताया गया है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए जो भी मैं बात कर रहा था वही दूसरा पॉइंट है, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की भौतिक गुणों में भिन्नता हो सकती है। अब भौतिक गुणों में कौन कौन आता है? जैसे मास, द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, पार्टिकल साइज, कणों का जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है, मॉलिक्यूलर पोलरिटी, ध्रुवता अलग अलग हो सकती है, अणु जो ध्रुवता होती है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, गलनांक और क्वथनांक अलग अलग हो सकते हैं, सॉल्युबिलिटी विलीयता के आधार पर हम अलग कर सकते हैं, परमिट फिजिकल सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। तो इन सब भौतिक गुणों के आधार पर हम मिक्सचरों को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब मिश्रणों को अलग अलग करने के लिए हम क्या क्या ध्यान रखेंगे कि जो मिश्रण में मिले हुए पदार्थ हैं उनकी भौतिक गुण कौन कौन से, भौतिक गुणों में उनका द्रव्यमान कैसा है, कणीय प्रकृति क्या है, कणों का साइज क्या है, उनका रंग क्या है, उनकी गंध क्या है, इन सभी के आधार पर हम विधियों का चयन करेंगे और उपयुक्त विधि के आधार पर ही उनको अलग अलग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे जो सरल विधि है और जिसका हम बहुतायत प्रयोग करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। और जो पहली है हैंड पिकिंग सेपरेशन, अर्थात हस्त चयन विधि, हाथ से देखकर। देखिए घरों में हमारी माँ या जो बहनें वो खाना बनाने से पहले या दाल बनाने से पहले आपने देखा होगा कि दाल में कंकड़ों को वो चुनती हैं। तो वो कौन सी विधि है? हस्त चयन विधि है। भाई सबसे सरल विधि यही है कि कणों के देखिए अगर आपके पास जो मिक्सचर है, मिश्रण है, वो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो हम आसानी से हस्त चयन विधि से उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो अशुद्धि है वो कम मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक मात्रा हुई तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरा, अशुद्धि का जो कणीय संरचना है, कणों का आकार अलग होना चाहिए और रंग भी अलग होना चाहिए, जिससे हम आसानी से आंखों के आधार पर ही विभेद कर सकें। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसको कि पदार्थों को अलग करने का ये सबसे सरल तरीका है जब मिश्रण की मात्रा कम हो और पदार्थों का आकार इतना ही बड़ा हो कि उन्हें हाथों से आसानी से उठाया जा सके, तो हाथों से चुनना ही सबसे सही तरीका होता है। जैसे अगर किसी टोकरी में सेब और केले रखे हों तो आपको सेब अलग करने हो तो आप आसानी से हाथों से ही उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहें तो देखिए हैंड पिकिंग इज एंशिएंट मेथड ऑफ सेपरेशन। ये बहुत प्राचीन पद्धति है भाई,
हाथ से अलग करने की। एंड वी फ्रीक्वेंटली यूज इट इन अवर डेली लाइफ, और इसका हम बहुतायत रूप से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। एज इट इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन, सबसे आसान तरीका है। इफ वी गिव यू ए बकेट फुल ऑफ मैंगोज एंड एप्पल, और यदि आपको दे दिया जाए कि एक बकेट में मैंगो और एप्पल रखे हुए हैं, तो आप आसानी से उनको चुन सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ मैंने दो चित्र बनाए हुए हैं कि यहाँ कुछ चावल हैं और उसमें कंकड़ मिले हुए हैं, तो देखिए इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। कभी कभी देखिए एक विधि से काम नहीं चलता है तो उनका कॉम्बिनेशन भी हम प्रयुक्त करते हैं, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो देखिए अब चूंकि चावल का रंग और जो इसमें पत्थर मिले हुए हैं उनका रंग बिल्कुल अलग है, तो हम आसानी से पत्थरों को देख सकते हैं, उनकी साइज अलग है, तो हम चुन सकते हैं कि कौन सा कण पत्थर का है और कौन सा चावल का। तो देखिए मैंने इसमें लिख भी दिया है, स्टोन्स आर लोकेबल एंड पिकेबल, जो पत्थर इसमें मिले हुए हैं वो आसानी से दिख भी रहे हैं और हम उनको उठा भी सकते हैं, इसलिए हस्त चयन विधि से इन चावलों में से हम कंकड़ों को पृथक कर सकते हैं। आई ना बात समझ में। तो देखिए अब एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड पिकिंग सेपरेशन मेथड, अब यहां नीचे कुछ उदाहरण दिए गए जहां हम इस हस्त चयन विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो देखिए फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ चिल्लीज एंड लेडीज फिंगर, जैसे घर में अगर कहीं भिंडी रखी हुई है आपके जैसे फ्रिज में और उसी में आपकी हरी मिर्च रखी हुई है, तो आप कैसे अलग करेंगे? हस्त चयन विधि से, ठीक है, क्योंकि साइज भी अलग होती है, उनका रंग भी अलग होता है। और अगर ना फॉर सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस पल्सेस एंड व्हीट, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, उनमें अगर कंकड़ पत्थर अशुद्धि के रूप में, तब भी हम चुनकर ही उसका उनको अलग करते हैं। फॉर सेपरेटिंग रोटन पोटैटोज फ्रॉम फ्रेश वंस, अगर आप सब्जी लेके आए और उसमें से कुछ आलू सड़ गए और कुछ ताजा है, तब भी उनको हम अलग कैसे करते हैं? हस्त चयन विधि से, क्योंकि सड़े हुए आलू का और जो फ्रेश है उसकी पहचान अलग होती है, उसकी गंध भी अलग होती है, उसको देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं, सूंघ कर भी बजा देते हैं। इसमें मैंने लिख भी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उसकी आकृति के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, रंग के आधार पर पता लगा सकते हैं, और स्मेल गंध के आधार पर पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल इन द बास्केट, घर में टोकरी में अगर बहुत ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं तो हम उनमें से आसानी से चुनकर निकाल सकते हैं अपनी पसंद की सब्जी, क्योंकि उन सब का आकार, रंग और साइज है वो सब अलग अलग होता है। अगला पॉइंट फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ येलो दाल एंड राइस, अगर चावल में पीली दाल मिली हुई है तब भी हम आसानी से हस्त चयन विधि से उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट मैंने लिख दिया है इसमें कि एडवांटेज ऑफ हैंड पिकिंग सेपरेशन मेथड, कि इस हस्त चयन विधि के जो एडवांटेज है या लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये कि इट इज वेरी सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ सेपरेशन, ये सबसे आसान तरीका है भाई, ठीक है, मिश्रणों को पृथक करने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, इसमें विशेष उपकरणों की जरूरत नहीं होती, केवल आपके आंखों की जरूरत है और हाथों की जरूरत है, विशेष प्रकार के उपकरणों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और इट टेक्स वेरी लेस टाइम व्हेन परफॉर्म फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, यदि आपका जो मिश्रण है जिसको आप पृथक कर रहे हो वो कम मात्रा का है, तो ये बहुत अल्प समय में ही आप हस्त चयन विधि से उनको अलग अलग कर सकते हैं। फिर इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, और इसमें किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जैसे प्रयोगशाला में हम विभिन्न मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक करते हैं तो उसके लिए ढेर सारी रासायनिक अभिक्रिया कराने पड़ती है, पदार्थों की आवश्यकता होती है और हमें तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो ये इसके एडवांटेज हैं हस्त चयन विधि के, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि हम इनका हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते। अगर मात्रा ज्यादा है तब भी ये बहुत श्रम साध्य कार्य हो जाएगा, और अगर एक जैसे दिखने वाले पदार्थ भी इसमें मिले हुए हैं तब भी हमें अन्य विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए हम और कुछ विधियां देखते हैं। अब देखिए अभी हम सरल विधियों की बात चल रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, तो उसी में एक आती है थ्रेसिंग, ठीक है। तो देखिए थ्रेसिंग शब्द
थ्रेसर से बना हुआ है। और थ्रेसर हमारी फसलों को मतलब फसल जब पक जाती है ना, उससे दानों को निकालने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो देखिए, फलियों से अनाज के दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है भाई। अब इसमें फसल को पकने के बाद फलियों सहित किसी लकड़ी के पट्टे या लोहे के पट्टे या जमीन पर पीटा जाता है। कभी कभी बैल या ट्रैक्टर को भी फसल के ऊपर घुमाया जाता है, जिससे फलियां टूटकर अनाज के दाने निकल आते हैं। ठीक है भाई, तो इन चित्रों के आधार पर आप और इनको ढंग से समझ लीजिए भाई। तो देखिए, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि गेहूं की बाली है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से भरी हुई है, अर्थात इसमें गेहूं के जो दाने हैं वो भरे हुए हैं और ये बिल्कुल पककर तैयार है। तो इसमें से जो ग्रेन है, इसको अनाज को कैसे निकालेंगे, अगली स्लाइड में देखिए आप। इसमें एक किसान है जो एक लोहे के पट्टे पर उसको प्रहार कर रहा है और जिससे बालियां का जो खोल है वो टूट जाता है और दाने इस तरह से इसमें आ जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे। अब देखिए अगले उसमें कुछ महिलाएं जो धान की जो पकी हुई फसल है उसमें से धान को निकाल रही हैं प्रहार करके इन बालियों को, और लकड़ी के इस पर प्रहार कर रही हैं। इसमें भी देखिए एक ड्रम रखा हुआ है और कुछ महिलाएं उसमें पीट पीट कर इन फलियों से या बालियों से अनाज के दानों को अलग अलग कर रहे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो थ्रेसिंग है वो 3 तरीके का हो सकता है। अगर आपकी जो फसल है कम मात्रा में, तो आप आसानी से हाथों से उसको किसी कठोर सतह पर, चाहे लकड़ी का पट्टा हो या लोहे की कोई सतह हो, उस पर पीट पीट कर आसानी से अनाज के दानों को हम अलग कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी ज्यादा है आपकी, जैसे पुराने जमानों में करते थे, या आज से 20 या 25 साल पहले करते थे कि मवेशी का प्रयोग करते थे, बैलों को या गायों को या अन्य भैंसों को चलाया जाता था फसल के ऊपर, जिससे उनके खुरों से वो दाने निकल आते थे। लेकिन आज अच्छी कृषि की जो मशीनें, थ्रेसर, कटर जिनको हम बोलते हैं, या कंपास मशीनें, उनकी सहायता से, वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, थ्रेसिंग के सिद्धांत पर, इनके आधार पर भी हम फलियों से अनाज के दानों को अलग कर सकते हैं। लेकिन अब एक सोचने वाली बात है, इसमें जैसे पीट पीट कर अनाज के दानों को हम जब अलग करते हैं तो जो भूसा है वो अशुद्धि के रूप में मिला रह जाता है। अब भूसे को अलग करना भी एक मतलब एक टास्क है हमारे सामने। तो भूसे को अलग करने की जो सबसे सरल विधि है वो हम आगे अब चर्चा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं निष्पावन। नाम से ही निष्पावन, अर्थात पवन की सहायता से छुटकारा पाना। ठीक है, तो जब हवा या पवन की सहायता लेकर हम उस अनाज के दानों में मिले हुए भूसे को अलग जो करते हैं, तो ये विधि क्या कहलाती है, निष्पावन कहलाती है। और इसमें आप जानते हैं कि मतलब जो फसल है उसको एक सूप कहें या किसी पात्र में लेकर व्यक्ति ऊंचाई वाले स्थान पर जाता है जहां हवा अच्छी लग रही हो और हवा तेज चल रही हो, और अगर हवा नहीं चल रही तो हम किसी बड़े पंखे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी सहायता से उसको जब जमीन पर डाला जाता है तो भूसे के हल्के कण तो आगे की ओर निकल जाते हैं, लेकिन अन्य के जो भारी कण है वो एक जगह एकत्रित होते चले जाते हैं। तो देखिए, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर हो जाते हैं और भारी अन्य कण अलग ढेर बनाते हैं। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक महिला सूप में और अनाज को लेकर उसको बरसाना बोलते हैं, हवा की सहायता से। देखिए, वो ऊंचाई पर या स्टूल पर खड़ी होकर डाल रही है, तो हवा देखिए इधर लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, और इसके कारण जो भूसे के जो कणे, जो हल्के कणे, वो उड़कर यहां आ रहे हैं भाई, इस तरह से यहां गिर रहे हैं। ये भूसे के कणे, ये भूसा है, और अनाज के जो कणे वो भारी होने के कारण एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं, तो ये अनाज की ढेरी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इस तरह से अनाज से भूसे को पृथक करने की ये सबसे सरल विधि है। कौन सी है? निष्पावन, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, अब 2-3 चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है और उसको हम काटते हैं, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इज डन बाई कटिंग द क्रॉप प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और पुलिंग द क्रॉप
और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्लांट या पौधे होते हैं उनको बिल्कुल जमीन के सारे काट लेते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से काटेंगे फली को तो हमें भूसे का नुकसान हो जाएगा। और भूसे किसके लिए जरूरी होता है भाई, पशुओं के लिए चारे के रूप में। थ्रेसिंग मैंने अभी बताया था, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाप्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है भाई, अनाज जो फलियां हैं उनसे अनाज के अन्य कणों को सीधी सी बात है अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और विनोविंग क्या कहलाता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ बाय हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोविंग। ठीक है, अब देखिए बहुत सरल है, चालन, छानना या सीविंग। तो देखिए पढ़ लेते हैं पहले। जब कणों का आकार बहुत छोटा होता है या मात्रा बहुत बड़ी होती है तो चालन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर मात्रा, अब आप कहेंगे साहब मात्रा ज्यादा क्यों, अगर मात्रा कम होती तो चलनी का प्रयोग नहीं करते, हम हस्तचयन विधि का ही प्रयोग कर लेते। इस तो देखिए कंपटीशन के इस युग में आपको एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। कैसा, कणों का आकार बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो। मैंने अभी बताया था ना, दो ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जिनमें कणों के आकार में भिन्नता है, रंग में भिन्नता है और मात्रा कम है, तो हम हस्तचयन विधि का प्रयोग करेंगे। और यही अगर मात्रा बहुत ज्यादा है सेम कंडीशन में तो हम किसका प्रयोग करेंगे, चालन का। सीविंग का मतलब छिद्र युक्त कोई जो चीज है। ठीक है, इसके लिए सही आकार के छेदों वाली चलनी या चालनी का इस्तेमाल होता है। चालनी में लोहे या नायलॉन की जाली लगी होती है। आटे से चोकर को अलग करने के लिए चालनी का इस्तेमाल करते हैं भाई। इसी तरह जब हम मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि सीमेंट के साथ बजरी जब मिलाई जाती है, बजरी मतलब रेत जब मिलाई जाती है तो जो रेत आती है उसमें कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं, तो उनको अलग कैसे करते हैं, एक चलने में उस बजरी को डाला जाता है और उसको छाना जाता है, जिससे पत्थर के जो मोटे मोटे कणे वो अलग हो जाते हैं और फिर उसमें सीमेंट मिलाकर उसका मिक्सचर बना के मिस्त्री चिनाई का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, लोहे की बड़ी बड़ी चलनी का प्रयोग करते हैं। अब इंग्लिश की में समझ लेते हैं इसको। सीविंग है क्या भाई, सीविंग क्या है भाई, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फाइन पार्टिकल फ्रॉम लार्जर पार्टिकल। अगर फाइन का मतलब छोटे कणों को, मतलब बड़े कणों में से छोटे कणों को अलग करना या छोटे कणों से बड़े कणों को अलग करना, बाय यूजिंग ए सीव इज कॉल्ड सीविंग। ठीक है भाई, दिस मेथड इज यूज्ड in a flour mill where impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding। इसका प्रयोग जो बड़ी बड़ी वो है ना तुम्हारी फ्लोर में, आटा जो मिल है वहां भी किया जाता है, क्योंकि आटा बनाने से पहले जो अनाज है उसको छाना जाता है, जिससे उसमें मिली हुई भूसी या भूसा जिसको बोलते हैं या पत्थर के जो कणे उनको आसानी से हम अलग करते हैं। और इसी विधि का प्रयोग हम कहाँ, घर में भी करते हैं। रोटियां बनाने से पहले आटे को छाना जाता है। ठीक है, जिससे उसमें अगर कोई धूल के कणों, पत्थर के कणों या भूसी या और अन्य कोई अशुद्धि हो वो उससे पृथक हो जाए। ठीक है, तो चलनी का प्रयोग कैसे करते हैं आप समझ में आएगी होगी। इस चित्र में आप देख ही रहे हैं कि आटे को चलनी की सहायता से छाना जा रहा है। ठीक है, और चलनी भी अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग साइज की होती हैं। चाहे वो अलग चीज है, उसकी चीज जो चर्चा हम बाद में करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ आटा छान रहे हैं, महीन छिद्रों वाली चलनी का प्रयोग करेंगे, और जब हमें फसल को छानना हो, ठीक है, तब मोटे छिद्रों वाली। और इसी तरह जब बजरी को हम छानते हैं या उस बजरी से हम पत्थरों के कणों को हम अलग करते हैं, तब मोटी चलनी का प्रयोग करते हैं। तो चलनी का भी जो साइज है वो कणों के आधार पर हम चुनते हैं। अब एक अलग विधि का हम चर्चा करें भाई, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेटिंग मेथड या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इसका प्रयोग कब करेंगे भाई, इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, जब पदार्थ और उसमें मिली हुई अशुद्धि, इन दोनों में से कोई एक चुंबकीय गुणों से युक्त हो। ठीक है भाई, अब नाम ही है चुंबकीय पृथक्करण विधि, अर्थात चुंबक की सहायता से हम अवयवों को पृथक करेंगे। और चुंबक का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसमें मिली हुई अशुद्धि या वो पदार्थ स्वयं
या तो लोह चुंबकीय हो या अनुचुंबकीय पदार्थ हो। ध्यान रखना भाई, कब प्रयोग करेंगे? जब अशुद्धि या वह पदार्थ उन दोनों में से कोई एक, या तो लोह चुंबकीय पदार्थ हो, लोह चुंबकीय, या क्या हो, अनुचुंबकीय। आप देखिए भाई, अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं? वो हैं आयरन, निकिल और कोबाल्ट। आयरन, निकिल और कोबाल्ट, ये तीनों ही लोह से आकर्षित होते हैं। अभी प्रश्न उठता है, आपके दिमाग में सहज प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सभी धातुएं लोह से आकर्षित होती हैं? नहीं होती हैं। सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम सभी धातुएं भाई, लेकिन लोह से आकर्षित नहीं होती। और यही बात मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, देखिए, ए वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ए मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर। नॉट ऑल मेटल्स आर मैग्नेटिक, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर नॉट मैग्नेटिक। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और देखिए यहां मैंने उदाहरण के रूप में क्या लिया है कि दो प्याली हैं, एक प्याली में सल्फर है, जो कि देखो पीला पीला जो दिख रहा है आपको, इसमें सल्फर है, और दूसरे में इसमें आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का चूरा है भाई, या उसकी जो छीलन रखी हुई है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम कैसे इसका पृथक्करण करेंगे? लोह चुंबकीय विधि से। कैसे? कि उनको अगर इसमें मिला दिया जाए, और एक जैसे आप देख रहे हैं मैग्नेट है, ये मैग्नेट को इसके पास लाया जाएगा, तो जो लोहे का चूरा है या लोहे की जो छीलन है वो लोह होने के कारण और चुंबक से चिपक जाएगी, जैसे यहां इसमें चिपक रही है, और सल्फर उसमें शेष रह जाएगी। तो इस विधि की भी एक लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशन है? कि जो मिक्सचर है आपके पास, मिश्रण है, वो अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। अब आप एक प्रश्न उठाते हैं कि जितने भी अयस्क जब जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहले हमें शुद्ध करना होता है, ठीक है, अयस्कों को। और अगर वो लोह अयस्क हुआ तो उसके सांद्रण के लिए, सांद्रण का मतलब भूगर्भ से निकाले गए अयस्क से अशुद्धियों को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? अधात्री, मैट्रिक्स या गैंग। तो भूगर्भ से निकाले गए अयस्क से अधात्री, मैट्रिक्स या गैंग को पृथक करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और अयस्क के सांद्रण की आपने 4 विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी भाई? चुंबकीय पृथक्करण विधि है, और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसमें अयस्क को, पिसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में धोया जाता था, जिससे जो अधात्री के हल्के कण मतलब धूल मिट्टी है वो जल की धारा के साथ बह जाते हैं, जबकि धातु के जो भारी कण है वो वहीं रह जाते हैं। दूसरे नंबर पर ये चुंबकीय पृथक्करण विधि थी, जिसको मैं अभी बताऊंगा। और तीसरे नंबर पर पढ़ी थी आपने झाग प्लवन विधि। और झाग प्लवन विधि का प्रयोग हम कब करते थे भाई? झाग प्लवन विधि, इसका प्रयोग कब करते थे? सल्फाइड युक्त अयस्कों के सांद्रण के लिए। और सल्फाइड युक्त अयस्क कौन कौन से? जैसे कॉपर पायराइटीज है, CuFeS2, ठीक है, PbS गैलेना जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, इसी तरह ZnS और Cu2S, ये जितने भी अयस्क हैं मैंने अभी लिखे हैं, इन सभी के सांद्रण के लिए झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए नाम ही पढ़िए, झाग प्लवन, अर्थात ऐसे दो पदार्थ इसमें मिलाए जाएंगे जिसमें झाग भी उत्पन्न करते हो और प्लवन अर्थात मतलब तैरने के गुण भी आए। तो इसके लिए क्या करते थे भाई हम कि एक आयताकार पात्र लेकर, चलो इसको बता देता हूं क्योंकि पूछ सकता है इसमें से प्रश्न। एक आयताकार पात्र लेकर उसको जल से भर लेते थे इस तरह से हम, और इसमें पिसा हुआ अयस्क डाल देते थे, ठीक है, अयस्क इसमें डाल दिया, और इसमें कुछ मात्रा में, इसमें पानी तो है ही भाई, कुछ मात्रा में चीड़ या नीलगिरी का तेल, तो चीड़ का तेल, ठीक है भाई। और चीड़ का तेल किसका काम करता था भाई? किसके? झाग उत्पन्न करने के लिए। और अयस्क को जल प्रत्याकर्षी बनाने के लिए सोडियम एथिल जेंथेट का प्रयोग करते थे। किसका? सोडियम, इसको यहां लिख देता हूं, सोडियम एथिल जेंथेट, ठीक है। तो ये कौन सा पदार्थ है? प्लवन कारक, अर्थात ऐसा पदार्थ जिससे अयस्क जल प्रत्याकर्षी बनकर कहां आ जाता है? जल की सतह पर, ठीक है।
तो ये 3 चीज मिला दी भाई। पानी में कौन कौन सी? चीड़ या नीलगिरी का तेल, यूकेलिप्टस का तेल भी मिला देते हैं, जो झाग कारक के रूप में, ध्यान रखना, झाग कारक के रूप में क्या है भाई? चीड़ या नीलगिरी का तेल हो सकता है या यूकेलिप्टस का तेल हो सकता है। और प्लवन कारक के रूप में सोडियम एथिल जैंथेट का प्रयोग करते थे। और फिर क्या करते थे? एक विशेष वायु की को पहुंचाने के लिए एक विशेष नलका होती थी, इस तरह से भाई, और यहां इसमें छिद्र होते थे, तो यहां से वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते थे, इसमें वायु की तीव्र धारा इसमें प्रवाहित करते थे, और वायु आने से तेज झाग उत्पन्न होते थे, और इन झागों के साथ जो अयस्क है वो तैर कर कहा जाता था जल की सतह पर, जहां से इसको अलग कर लेते थे निथार कर, इस तरह से, ठीक है। और जो अशुद्धियां हैं वो पात्र के पेंदे में रह जाती थी। तो आपको याद इसमें कौन कौन सी 3 चीज रखनी भाई? झाग प्लवन विधि का प्रयोग कब करते हैं बताइए? सल्फाइड युक्त अयस्कों के सांद्रण के लिए, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछे इसमें कौन कौन से 2 पदार्थों का प्रयोग करते हैं? 2 तरह के पदार्थों का प्रयोग करते हैं झाग कारक के रूप में, चीड़ या नीलगिरी का तेल और यूकेलिप्टस का तेल प्रयोग कर सकते हैं। जबकि प्लवन कारक, प्लवन कारक का मतलब समझ रहे हैं आप? अयस्को जल प्रत्याकर, अर्थात भाई अयस्क भारी है, ठीक है। लोहा हो सकता है, वो सोडियम कॉपर हो सकता है, वो पानी से भारी है, वो पेंदे में बैठता है, लेकिन सोडियम एथिल जैंथेट ऐसे गुण उसमें उत्पन्न कर देता है कि वो तैरकर जल की सतह पर आ जाता है। तो अयस्क को जल प्रत्याकर्षी बनाने के लिए हम सोडियम एथिल जैंथेट का प्रयोग कराते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम है? प्लवन, तैराने वाला पदार्थ, ठीक है। और एक आपने पढ़ी थी चौथी विधि के रूप में आप पढ़ते थे, शायद वो एल्युमिना, वो बॉक्साइट ऐश के शोधन के लिए प्रयोग करती थी, तापीय विधि, ठीक है। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि को मैं आपको ढंग से बता देता हूं। देखिए मैंने इसका चित्र बना लिया है इसमें पहले से ही, और आपको बता रहा हूं कि जैसे घरों में चक्कियां होती है ना, उनमें अनाज को डाला जाता है, तो वही सेम संरचना यहां है भाई। तो यहां तो पिसा हुआ अयस्क इसमें डालेंगे, पिसा हुआ अयस्क, ठीक है। ये तो एक विशेष वो है कि इसमें अयस्क भरा हुआ है, ठीक है, और उसको यहां डाला जा रहा है। अब यहां आप जो देख रहे हैं उसमें क्या है? ये तो 2 पुली हैं भाई, पुली हैं भाई, ये पुली का मतलब जिनके ऊपर एक लोहे का पट्टा घूम रहा है। ये क्या है? लोहे का पट्टा है, इस तरह से घूम रहा है, और इस पुली में देखिए इस तरह की चुम्बक लगी हुई है। ये जो काला काला आपको दिखा रहा है वो क्या है? ये चुम्बक है भाई। अब इस चुम्बक के कारण इस जो पूरा पट्टा है उसमें चुम्बकत्व तो आएगा भाई। तो देखिए जब पिसे हुए अयस्क इस पे डालेंगे तो वो अयस्क इस तरह से, पुली ये घूम रही है तो इस पट्टे के साथ ये अयस्क इसमें यहां आएगा। अब देख रहे हैं भाई वो इस जगह पे आगे क्या होगा? अयस्क जो भी है, ध्यान रखना, जो चुंबकीय गुणों से युक्त है अयस्क या अशुद्धि में से, वो तो इस पट्टे से चिपकेगा, लेकिन जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर हैं वो तो चुंबक से नहीं चिपकते हैं। तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर तो यहीं से अलग होने लग जाएंगे। तो ये इस जगह एक पात्र हम रख देंगे, तो यहां अचुंबकीय जितने भी पदार्थ हैं, कौन से? अचुंबकीय पदार्थ, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, वो तो यहीं गिरकर अलग हो जाएंगे, लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो चिपकते हुए इस तरह से जाएंगे और यहां से अलग होंगे यहां, ठीक है, क्योंकि यहां चुंबक का प्रभाव कम हो रहा है तो वो यहां गिरेंगे। इसलिए अयस्क की 2 ढेरियां बन जाएंगी भाई, एक तो चुंबकीय पदार्थों की और एक अचुंबकीय पदार्थों की, ठीक है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि कब प्रयोग करते हैं? जब अयस्क या मिक्सचर के हैं और उसमें उपस्थित अशुद्धि, इन दोनों में से कोई एक चुंबकीय गुणों से युक्त हो, तब हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं।